हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं संदीप कुमार साइमलन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी क्लास 12th ज्योग्राफी का। ये चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट एक्टिविटी है जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड की जाती है, हम उन पे डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चैप्टर पे आते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी क्या है या ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? विच जनरेट द इनकम आर नोन एज द economical activities. Economical activity are broadly grouped into the primary, secondary, tertiary and quaternary activities. ठीक है, तो ये अब क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज वगैरह होती है। तो अब देखो, सबसे पहले तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो होती है जो आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं, और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है जो इनकम जनरेट नहीं करती। जैसे हम घर वगैरह में काम करते हैं तो हमें कोई इनकम नहीं होती, तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। और हम प्रोफेशनली काम करते हैं जहां इनकम ले रहे होते हैं, वो होती है इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं हम कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या है। प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट्स एज दीज refers to the utilization of earth resources such as land, water, vegetation, buildings, materials and minerals। यानी कि ये वो एक्टिविटीज है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं। और ये लैंड रिसोर्स को, वाटर रिसोर्स, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स और मिनरल्स वगैरह को यूटिलाइज करती हूँ, उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। इट इंक्लूड हंटिंग, गैदरिंग, pastoral activities, fishing, forestry, agriculture and mining and quarrying activities हैं। यानी ये एक्टिविटीज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जो हमने अभी पढ़ी। तो इनको बड़े अच्छे से याद कर लो। प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल जब लिखने हो तो आप ये लिख सकते हो। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। हंटिंग गैदरिंग क्या है? अब ये जो हंटिंग गैदरिंग है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी में जो सबसे पहले आता है वो क्या आता है? हंटिंग गैदरिंग। हंटिंग गैदरिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ये सबसे पुरानी एक्टिविटी, यानी पहले जब इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो वो क्या करता था? हंटिंग या फिर गैदरिंग। हंटिंग होता है शिकार करना, गैदरिंग होता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज को कलेक्ट करना। कहां से? फॉरेस्ट वगैरह से। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उनमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती। तीर कमान चाहिए, शिकार करने के लिए थोड़े बहुत हथियार चाहिए, और आपकी कलेक्टिंग जो गैदरिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं रिसोर्सेज को, उसके लिए तो बहुत ज्यादा आपको कोई रिसोर्स चाहिए ही नहीं होता। तो गैदरिंग कहाँ प्रैक्टिस होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। तो हाई लैटिट्यूड्स में कहां पर? नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्टर्न यूरेशिया, है ना, साउदर्न चिली वगैरह है, वो आप यहाँ पर ये चीजें ये एक्टिविटीज प्रैक्टिस की जाती है। उसके अलावा लो लैटिट्यूड्स जोन है सच एज अमेजन बेसिन, अमेजन के जो फॉरेस्ट है वहां पर आपकी की जाती है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल रीजन है जो इक्वेटर के आसपास है। फिर नॉर्दर्न फ्रिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर आपके किया जाता है। और इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का जो इंटीरियर पार्ट है वहां पर क्या की जाती है भाई? गैदरिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है आज भी, स्टिल इस मॉडर्न टाइम में भी। इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग जो है वो कलेक्टिव वैल्यूएबल प्लांट्स वगैरह को कलेक्ट करना जो है वो क्या है? गैदरिंग आजकल करते हैं। इसमें जो पेड़ वगैरह की छाल, पत्ते, है ना, और जो मेडिकल पर्पज से जो प्लांट्स जो यूजफुल है हमारे लिए, उनको कलेक्ट करना, ये सब इसके अंदर आता है। और उसके अलावा सिंपल प्रोसेस के बाद इनको मार्केट में बेच दिया जाता है, जो काफी हम चीज। एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ। जो गोंद के लड्डू डलते हैं, तो गोंद जो यूज किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं कलेक्टिंग से ही आता है, गैदरिंग से ही आता है। वो भी हम एक फॉरेस्ट रिसोर्स उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्टिविटी है ये डिस्कस कर लिया हमने, कहाँ होती है? सिंथेटिक प्रोडक्ट often of better quality and yet lower price have replaced the many item supplied by the gathering in tropical forest। भाई अब ये क्या कह रहा है कि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट आ गए हैं आजकल मार्केट में, है ना, उसकी वजह से इनको काफी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और कहीं कहीं तो रिप्लेस ही कर दिया है पूरी तरह से। अब वो रिसोर्सेज इतने यूटिलाइज नहीं किए जाते, यूज नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये एक इनका उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं हंटिंग गैदरिंग के बाद, तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आती है, वो आती है भाई पास्टोरलिज्म। ये क्या है भाई?
पास्टोरलिज्म का मतलब है जो पशुपालन करते हैं ना अलग अलग तरीके से, वो पशुपालन है ये। तो इसमें देखो, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनिमल rearing today is practiced either at the subsistence or at commercial level। यानी या तो वो बेसिक लेवल पे की जाती है या फिर कॉमर्शियल पर्पज से की जाती है। तो बेसिक लेवल पर कैसे और कॉमर्शियल पर्पज पे कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। नोमैडिक जो हर्डिंग है वो क्या होती है भाई, यहाँ पर पशुपालन जो है वो अपने पशुओं को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, यानी कि पशुपालक पशुओं के साथ मूव करते रहते हैं, ट्रांसहुमेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग और पास्टोरलिज्म, नोमैडिज्म है, इज ए प्राइमरी subsistence activities in which the herders rely on animals for food, clothes, shelter, tools and transportation। यानी कि जहां पर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो एनिमल से ही क्या ले रहे हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज ले रहे हैं। फूड खाने में कंज्यूम करते हैं, क्लोथ उनकी स्किन या फिर जो वुलन जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। और उनको लेकर के दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अलोंग विद देयर लाइव स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। यानी कि वो जो मूव करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं भाई कहाँ पर कितना घास के मैदान है, कितना वाटर अवेलेबल है, वो सब चीजें हैं, ठीक है। ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ड इन डिफरेंट रीजन। अब कौन कौन से एनिमल्स कौन से रीजन में रखे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करते हो तो ये आपको बताना होता है कि किस पर्टिकुलर रीजन में किस तरह के एनिमल्स जो है वो रखे जाते हैं। इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, कैटल्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइव स्टॉक्स, जो कैटल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइव स्टॉक है। वाइल इन सहारा डेजर्ट एंड एशियाटिक डेजर्ट जो है उसमें सिप, गोट एंड कैमल्स जो है वो रखे जाते हैं और रियर्ड करे जाते हैं, यानी जो पशुपालन है वो किया जाता है। इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ तिब्बत एंड अदन्स, याक एंड लामाज रखे जाते हैं, याक वगैरह होते हैं जो माउंटेन्स रीजन में होते हैं, उनको हम वो उस जगह पर रखे जाते हैं। एंड दी जो आपके, और इसके अलावा आर्कटिक रीजन है, सब आर्कटिक रीजन है, उस एरिया में क्या है, उसमें आपके रेनडियर्स जो है वो रखे जाते हैं। यानी ये अलग अलग तरह के एनिमल्स लोग या हर्डर जो है, यानी कि जो पशुपालक है वो रखते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है उसी के अकॉर्डिंग। देन पास्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद थ्री इंपॉर्टेंट रीजन। ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन है भाई, जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे तो ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन आपको लिखने हैं। द कोर रीजन ऑफ रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक शोर इन नॉर्थ अमेरिका। तो पहला आपका कोर रीजन है ना, वो कौन सा है भाई, अटलांटिक शोर है। अटलांटिक का जो कोस्ट रीजन है कहां पर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो नॉर्दर्न अमेरिका का जो कोस्टल रीजन है अंटार्कटिक अटलांटिक की तरफ, वहां पर। देन इसके अलावा देखो, द ईस्टवर्ड अक्रॉस दी अरेबियन पेनिसुला, अरेबियन रीजन जो है, अरब का जो पेनिसुला है वहां पर, जिसमें इंटू द मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। तो मंगोलिया और सेंट्रल चाइना तक का ये रीजन है पूरा कवर होता है। सेकंड इंपोर्टेंट रीजन कौन सा है भाई, द सेकंड रीजन एक्सटेंड ओवर दी टूंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। अब टूंड्रा सब जहां पर आ जाता है ना, तो इट मीन्स वो ठंडे इलाके हैं जहां पर थोड़ा मौसम जो है वो क्या क्या रहता है भाई, ठंड ज्यादा रहती है जहां पर। तो टूंड्रा ऑफ यूरेशिया, यूरोप और एशिया का वो ठंडा रीजन जहां पर पशुपालन किया जाता है। इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर में कहा भाई, देयर इज स्मॉल एरिया इन साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। साउथ वेस्ट अफ्रीका का रीजन है और मेडागास्कर का रीजन है जहां पर इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन area to the pasture on mountains during summer and again from mountain pasture to the plains are during winters is known as the transhumance। ये वर्ड जरूर याद कर लेना, ट्रांसह्यूमेंस कई बार पूछा जाता है। तो जो लोग अपने पशुओं के साथ एक सीजन से दूसरे सीजन में मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बर्फ गिर जाती है तो पहाड़ों की चोटियों में ढलानों में जो पास्चर लैंड है ना वो स्नो से कवर हो जाती है, तो पशुओं के लिए घास नहीं बचती, तो वो लोग उनको लेकर के नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही समर आती है वो घास पिघल सॉरी बर्फ पिघल जाती है, तो वो वापस लेकर के माउंटेन्स के ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये क्या है भाई, ट्रांसह्यूमेंस कहलाती है। इन माउंटेन रीजन सच एज द हिमालयन,
हिमालयस के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? गुज्जर। ये भी पूछा जाता है कई बार कि कौन लोग ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते हैं। गुज्जर हैं, बकरवाल्स हैं, गद्दीज हैं एंड भाटियाज जो है वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। या ये कहो माउंटेनियस इन समर एंड दी प्लेन्स फ्रॉम दी हाई लैटिट्यूड पास्चर इन विंटर। तो विंटर में वो उसी के अकॉर्डिंग कि बर्फ कहाँ गिर रही है, कहाँ पर जो है वो अब घास के मैदान मिलेंगे, तो वो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से जगह दूसरी जगह। इन द टुंड्रा रीजन द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ रीजन। यानी ये क्या करते हैं भाई? साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं इन द समर, समर में, एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर। यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा क्योंकि सीजन अपोजिट हो गया। तो जैसे ही जहां पर बर्फ गिरी वो अपने पशुओं को लेकर के दूसरी जगह चले जाएंगे जहां घास के मैदान है, और जैसे ही वो पिघलेगी तो वापस लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इन नंबर ऑफ पास्टोरल नोमैड्स हैज बीन डिक्रीजिंग एंड द एरिया ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज के टाइम में इनके पास क्या चैलेंजेस है, क्या है कि भाई एक तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो अफ्रीका के अंदर डिफरेंट बाउंड्री सेट कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो यूरोपियन लोग वहां पर जो रूल करते थे। कॉलोनियल पीरियड, ध्यान रखना, कॉलोनियल पीरियड का मतलब जो ब्रिटिश जो यूरोप के बहुत सारे लोग थे वहां पर, डच भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, है ना, फ्रेंच भी थे। तो वो लोग जब वहां पर रूल करते थे तो उन्होंने बाउंड्री फिक्स कर दी। तो बाउंड्री होने के कारण, पॉलिटिकल बाउंड्री एस्टेब्लिश होने के कारण वो जो हर्डर्स थे वो अपने पशुओं को लेकर के मूव नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा, ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है, न्यू सेटलमेंट्स प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज, और सेटलमेंट प्लान बना दिए गए। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, तो सिटीज वगैरह डेवलप हो गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो पास्चर लैंड थे, घास के मैदान थे, वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं, या तो किसी सिटी में या फिर किसी और पर्पज से उस लैंड को यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इस वजह से अब ये जो नॉर्मेडिज्म है वो क्या हो गई भाई? थोड़ी श्रिंक हो गई, कम हो गई, ये एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है अब, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं भाई कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। अब यानी हम अब तक तो हमने क्या पढ़ा कि पास्टोरलिज्म कैसे होता है, अब हम कॉमर्शियल चीज पढ़ेंगे। तो कॉमर्शियल लाइफस्टॉक जो है ना वो प्रैक्टिस की जाती है भाई कहाँ? परमानेंट रेंचेस जो होते हैं, यानी परमानेंट जो आपके, आप ये कह लो कि जो पशुओं के बाड़े होते हैं उनको हम कह सकते हैं ना। बड़े सा एक पार्सल होता है लैंड का, बड़ा सा पार्सल मतलब खेत होते हैं काफी, जो स्पेशली पशुओं के लिए रखा जाता है। उनमें घास के मैदान टाइप के होते हैं, वो खुले घास के मैदान होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेंचेस कवर लार्ज एरिया एंड आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स। ये नंबर ऑफ पार्सल में जैसे कोई एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है, ये बड़ा सा एरिया आप देखो, और इसको नंबर ऑफ पार्सल में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, पशुओं को ये खुला चराते हैं, ये कोई हमारी तरह स्टॉल फीडिंग नहीं कराते। स्टॉल फीडिंग मतलब जो एक जगह बांध दिए और उसमें उसकी जो एक वो बना दी जाती है, उसी में उसका चारा डालते रहते हैं, नहीं, ये ओपन रहते हैं, खुले रखते हैं अपने पशुओं को। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया है, इसको ये पूरा बड़ा एरिया है, पशुओं को इसमें रखेंगे। फिर जैसे ही इसकी घास कम हो जाएगी ना, पशु यहाँ से घूम लेंगे, चर लेंगे उस घास को, तो वो इसको ओपन कर देते हैं, इन पशुओं को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और इसको साफ करके इसमें पानी वानी डाल देते हैं ताकि वो घास दोबारा ग्रो करे। वो पशु यहाँ रहेंगे, इनको चरेंगे, फिर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर तब तक ये घास काफी बड़ी हो जाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, इनकी सफाई होगी, पानी वगैरह दिया जाएगा, और फिर इन पशुओं को यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये जो है ना, ये नंबर ऑफ पार्सल में डिवाइड करके और फिर धीरे धीरे इन पार्सल को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये क्या है भाई? कॉमर्शियल में होता है ये। इंपॉर्टेंट एनिमल कौन से हैं? इंक्लूडिंग शिप्स, क्या होते हैं भाई? शिप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, कैटल्स होते हैं, गोट्स होते हैं, हॉर्सेज होते हैं, तो इनको ये रखते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में कौन कौन से पशु होते हैं भाई? शिप्स, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेज। उसके बाद जो इनके प्रोडक्ट होते हैं सच एज द मीट, वुल, हाइड्स एंड स्किन्स, जो प्रोसेसिंग के लिए मतलब अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके उनको यूटिलाइज किया जाता है। आपको पता है किन किन में होता है, मीट वगैरह वो कंज्यूम करने के लिए होता है, वुलन्स वगैरह, वुलन के कपड़े सर्दियों के लिए बनते हैं, है ना, स्किन्स वगैरह हैं वो भी यूज होते हैं, और बोन्स अगर वो भी सब यूज कर लेते हैं आजकल, बहुत सारी जगह यूज होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं भाई? ये पैक्ट होते हैं साइंटिफिकली एंड एक्सपर्ट टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट। ये एक्सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट टू डिफरेंट मार्केट
यानी कि डिफरेंट मार्केट में इनको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। क्या भाई, इनको भेज दिया जाता है यूज करने के लिए डिफरेंट मार्केट, काफी डिमांड होती है इन चीजों की। रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन रेंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए साइंटिफिक बेस, साइंटिफिक बेस पे इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। साइंटिफिक बेस पे ऑर्गेनाइज किया जाना मतलब, हाँ, साइंटिफिक बेस पे कैसे करते हैं भाई, एक तरीके से अच्छे से मेंटेन करके, जो एक मेडिकल साइंस, पशुओं को किस तरह से रखा जाए, कौन सी दवाइयाँ, किस तरह का फूड उनको दिया जाए, ये सब चीजें जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से होती हैं। ठीक है, कौन सा एरिया है भाई, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का एरिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वर्ल्ड के वो एरिया हैं जहां पर जो है वो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको बता दी गई है इनमें। देन उसके बाद एग्रीकल्चर पे आते हैं हम। अब ये तीसरी चीज आ गई, पहले हंटिंग गैदरिंग थी, दूसरी क्या थी भाई, नोमैडिज्म थी, तीसरी आपकी आ गई है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, ये फार्मिंग यानी डिफरेंट तरह की क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फार्मिंग, मेथड ऑफ फार्मिंग के बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइफ स्टॉक रेज्ड, यानी कि जो डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स वगैरह ग्रो की जाती हैं अलग अलग जगह पर, और पशुपालन भी किया जाता है साथ साथ में, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, वो क्या है, एग्रीकल्चर है। इसमें सब्सिडेंट एग्रीकल्चर होता है एक, तो सब्सिडेंट एग्रीकल्चर में क्या होता है, इज वन ऑफ विच फार्मिंग आर कंज्यूम्ड ऑल और नियरली सो, यानी कि जहां पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ग्रो करके और खुद कंज्यूम कर लें बहुत सारा, या थोड़ा बहुत मार्केट के लिए बचे, उसको हम सब्सिडेंट कहते हैं, जीवन निर्वाह करना। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, जीवन निर्वाह कृषि होती है ये। दूसरा होता है कॉमर्शियल। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। और ये प्रोडक्ट जो लोकली ग्रोन होते हैं, लोकली मतलब आसपास ही अपने हम ग्रो करते हैं और उसी को कंज्यूम कर लेते हैं आसपास। इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में हम रख रहे हैं भाई, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और प्रिमिटिव क्या होती है, प्रिमिटिव बिल्कुल ही प्रारंभिक जिसको हम कहते हैं, जो सबसे पहले की गई थी, यानी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। और इंटेंसिव, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले प्रारंभिक पढ़ते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है भाई, primitive subsistence agriculture or shifting cultivation is widely practiced by many tribes in the tropical, especially in Africa, South and Central America and Southeast Asia। अब ये चीज ध्यान रखना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है। देखो, जहां पर क्या होता है, ट्राइबल लोग होते हैं, वो जंगल में कोई भी अपना एक जगह आइडेंटिफाई करते हैं, एक पैच या एक पार्शल ऑफ लैंड आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काट करके जला देते हैं, उसकी राख को वहां पर फैलाते हैं एज ए नेचुरल मैन्योर, और फिर वहां पर वो क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एक एग्रीकल्चर ईयर, दो एग्रीकल्चर ईयर वो कल्टीवेट करते हैं नेचुरल तरीके से, बिल्कुल ही कोई उनके पास साइंटिफिक मेथड या टूल्स वगैरह नहीं होते, ना फर्टिलाइजर वगैरह होते। फिर जब ये एक दो बार वहां पर एग्रीकल्चर हो जाती है, तो उसके बाद इसकी जब नेचुरल फर्टिलिटी कम होती है ना, तो वो इस जगह को छोड़ करके मूव कर जाते हैं, कोई और जगह ढूंढ लेंगे जंगल में, और फिर सेम प्रैक्टिस यहाँ करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही पेड़ पौधों को जला करके उसकी राख को यूज करते हैं, तो इसलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो ये प्रिमिटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो known as slash and burn agriculture, as the vegetation is usually cleared by fire, जला करके उसको साफ कर देते हैं और वहां पर फैला देते हैं ताकि वो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होती है भाई, ट्रॉपिकल रीजन में इन डिफरेंट नेम्स, और ये डिफरेंट नेम से जानी जाती है भाई, का नाम क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। झूमिंग, झूमिंग इसको बोलते हैं, कहां पर, झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको झूमिंग, झूम भी बोलते थे, लिखा होता है कई बार झूम, ठीक है, और झूमिंग भी लिखा होता है, तो दोनों ऐसे भी लिखा होता है झूम, और झूमिंग ऐसे भी लिखा होता है, तो दोनों ही वर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको बोला जाता है, सेवन सिस्टर वगैरह होती है ना उसकी तरफ। मिल्पा
मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं। ये नाम पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा बोलते हैं। फिर लद्दाख है, लद्दाख इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो ये नाम जरूर ध्यान रखने हैं। लद्दाख कहाँ बोलते हैं भाई? इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर। देन उसके बाद आता है भाई, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट द साइकिल ऑफ झूमिंग बिकमिंग लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल। भाई झूमिंग का जो एक वो है ना, जो साइकिल है वो कम होती जा रही है, क्योंकि फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। देन उसके बाद है इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर लैंड के हर एक पार्ट को, पार्शल को यूटिलाइज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करना है ना। तो ये कहा होगा? रीजन ऑफ मॉनसून एशिया। तो ये क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया। तो ये पूरा ध्यान रखना, मॉनसून एशिया का जो रीजन, जैसे इंडिया है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है ना, चाइना वगैरह है, तो ये सारा रीजन इसमें आता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। ये भी टू टाइप की है। कौन सी? इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, पहले ये देख लेते हैं। डोमिनेटेड बाई वेट पैडी कल्टीवेशन। पैडी का मतलब होता है भाई राइस। क्या ये? राइस। तो जहां पर वेट है, यानी कि जो एरिया जहां पर पानी अवेलेबल है या बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर पैडी क्रॉप बार बार ली जाती है या डोमिनेटेड करती है। और एक होता है नॉन पैडी, यानी कि आगे हम पढ़ेंगे, पहले इसको देख लें। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज करेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप से डोमिनेटेड होती है ये। लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल ड्यू टू दी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर लैंड, ये करेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं आपको, जब लिखोगे तो ये पॉइंट बना के लिखनी है। क्या है भाई? यहाँ पर हाई डेंसिटी होने के कारण लैंड होल्डिंग जो है वो छोटी छोटी है। यूज ऑफ मशीनरीज इज लिमिटेड। मशीन्स का यूज बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर, ये ध्यान रखना, मशीनरी का यूज कम होता है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर डन बाय मैनुअल लेबर, यानी लेबर्स करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो धान वगैरह होते हैं तो उसमें लेबर ज्यादा यूज होती है, ठीक है। द यील्ड पर यूनिट्स एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। पर एरिया, यानी कि जो यील्ड होती है ना, यानी कि जो पैदावार है, वो एरिया के हिसाब से तो ठीक है, बट क्योंकि ज्यादा लेबर यूज होती है तो इसलिए जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है ना वो कम आती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। देन उसके बाद है भाई इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, यानी पैडी के अलावा दूसरी क्रॉप्स जहां पर डोमिनेट करती हैं, जिसमें भाई वीट हो सकते हैं, गेहूं हो सकते हैं, सोयाबीन्स हो सकते हैं, बार्ले हो सकते हैं, ठीक है, सरगम्स हो सकती हैं। उसके ये सारे कहां पर होते हैं भाई? नॉर्दर्न चाइना, उसके बाद मंचूरिया का रीजन है, नॉर्थ कोरिया है, और नॉर्थ जापान। इन इंडिया वीट्स आर ग्रोन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो गैंगटिक प्लेन। जो गंगा का जो प्लेन है ना, गंगटिक प्लेन, उसमें आपकी स्पेशली कहां पर? जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो, इंडो मतलब इंडस रिवर, और गैंगटिक यानी गंगा के प्लेन। तो इंडस और गंगा के प्लेन में जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर आपका वीट वगैरह ग्रो की जाती है, तो वो भी यही इसी रीजन में आती है, ठीक है, ध्यान रखना आप। इसके अलावा मिल्ट्स वगैरह होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, ग्रोन इन द ड्राई पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। वेस्टर्न पार्ट जो खास करके जो थोड़ा वो डेजर्ट वगैरह भी आता है, तो वहां पर जहां पर भी एग्रीकल्चर होता है, मिल्ट्स वगैरह ज्यादा ग्रो किया जाता है। और साउदर्न रीजन में भी मिल्ट्स वगैरह ग्रो की जाती है। मिल्ट्स मोटे अनाज होते हैं, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार वगैरह आती है, तो वो सब चीजें इसमें ग्रो की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। कभी ये कहो कि सर सारे ही काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और मैप में भी आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन इन कॉलोनीज सिचुएटेड इन दी ट्रॉपिक्स। जो प्लांटेशन है ना वो इंट्रोड्यूस की थी किसने? यूरोपियंस ने। जो यूरोपियन लोग कॉलोनियल पीरियड में आए ना, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, डच आए, है ना, तो ऐसे ही ये लोग और भी जगह गए, सिर्फ इंडिया में नहीं आए, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में गए, वहां पर अपनी कॉलोनी बनाई, वहां पर डिफरेंट कंट्री को होल्ड किया, वहां पर पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। तो वहां पर हर जगह इन्होंने डिफरेंट क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है।
कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं की जाती थी, यानी बेसिकली वो यहाँ के नहीं है प्राकृतिक रूप से, ब्रिटिशर्स ने ला करके यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए, है ना। तो वो प्लांटेशन में आते हैं। सम ऑफ द इंपोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी। टी के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं, प्लांटेशन क्रॉप है, यानी भारत में पहले चाय नहीं होती थी, लेकिन आज भारत चाय के उत्पादन में नंबर 1 नंबर 2 पर रहता है हमेशा, ठीक है। देन उसके बाद कॉफी, कॉफी भी हमारे यहाँ नहीं होती थी पर अब काफी मात्रा में होती है। कोका, रबर, देखो रबर भी नहीं होता था। कॉटन, कॉटन जो हम काफी प्रोड्यूस करते हैं वो भी हमारे यहाँ नहीं होता था। ऑयल प्लम्स, शुगर केन, इवन गन्ना वो भी हमारे यहाँ पर नहीं होता था। बनाना ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट है हमारा, ये हर सीजन में मिलता है, ये भी हमारे यहाँ पर नहीं होता था, इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड पाइनएप्पल्स वगैरह, तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा प्लांटेशन क्रॉप के थ्रू। तो ये क्या है भाई, द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर आर, क्या क्या है भाई, लार्ज स्टेट और प्लांटेशन, बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़ी बड़ी जोत होती है, यानी कि बड़े एरिया में इनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब बड़े एरिया में है तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, मशीन्स की जरूरत होगी, ठीक है। मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, यानी इसको मैनेजमेंट के लिए और टेक्निकल जो चीजें होती है वो इसमें इंक्लूड होती है, तो वो भी सपोर्ट चाहिए, तो उसमें भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, और पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड से इनको कल्टीवेट किया जाता है, तो ये भी इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान रखना है, ये लिखनी भी है आपको, पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हो ये पॉइंट्स वगैरह कहीं पर भी जहां आपको लिखनी हो। देन उसके बाद आती है भाई सिंगल क्रॉप ऑफ स्पेशलाइजेशन, सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, जैसे पेडी है, धान लगाया जाता है तो वहां पूरे उसमें धान ही लगता है, कोई और दूसरी क्रॉप नहीं। अब टी प्लांटेशन है जहां पर असम में आप देखो तो वो पूरे बागान, बड़े बड़े बागान जो है वो टी के ही हैं, ठीक है। रबड़ अगर प्लांट करना है तो वो पूरे पेड़ वहां पर आसपास रबड़ के ही होंगे, तो इस तरह से ये स्पेशलाइजेशन होता है एक सिंगल क्रॉप का। चीप लेबर, और इनको चीप लेबर चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए, क्योंकि मैनुअली काम होता है, चाय के पत्ते ना ऐसे एक एक करके चुन के लाए जाते हैं और उनसे फिर जो है वो सुखा करके चाय पत्ती बनती है, तो उनमें मैनुअल लेबर की काफी और स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, तो ये भी इंक्लूड करना। ए गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक दी स्टेट फैक्ट्रीज एंड मार्केट फॉर दी एक्सपोर्ट टू दी प्रोडक्ट, और एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए इनको, रोड नेटवर्क, रेलवे वगैरह, ताकि ये बागानों से और फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से आपकी मार्केट तक कनेक्ट हो सके अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी। इंपोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, इंपोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप क्या है, कोका, कॉफी, ठीक है, इन वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका के नियम काफी इंपॉर्टेंट है। टी गार्डनिंग इन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, श्रीलंका में भी टी गार्डनिंग किन्होंने की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, मलेशिया के अंदर रबर प्लांटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में शुगर केन प्लांटेशन, बनाना का प्लांटेशन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन इन दी फिलीपींस, फिलीपींस के अंदर भी शुगर केन और कोकोनट का प्लांटेशन किया गया है काफी लार्ज उस पे एरिया पर, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना। शुगर केन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर शुगर केन प्लांटेशन भी काफी होता है, इंडोनेशिया अब तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है शुगर केन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सम कॉफी फेजेंडा, अब ये वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना है, क्या है ये, कॉफी फेजेंडा। फेजेंडा क्या होता है, कॉफी के लार्ज प्लांटेशन एरिया, यानी कि जहां पर कॉफी लगाते हैं ना ब्राजील में, ये ध्यान रखना, ब्राजील के अंदर कॉफी के जो बागान है ना उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फेजेंडा। क्या बोलते हैं भाई, फेजेंडा। ये कई बार पूछा जाता है, तो कॉफी ब्राजील के अंदर कॉफी के जो प्लांटेशन है उनको फेजेंडा, फेजेंडा बोलते हैं, ध्यान रखना है। टुडे द ओनरशिप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांटेशन हैज पास्ड इनटू द हैंड टू द गवर्नमेंट, यानी कि ये मैं सिंपली बता देता हूँ कि आज के टाइम जब कॉलोनियल पीरियड खत्म हो चुका है, आजाद हो चुके हैं बहुत सारे देश, तो बहुत सारे प्लांटेशन का जो स्वामित्व था यानी ओनरशिप थी वो ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा उस देश की गवर्नमेंट या फिर इंडिविजुअल्स के पास। लेकिन कुछ कुछ जगह पर जैसे आपके साउथ अमेरिका में ब्राजील वगैरह है, फेजेंडा वगैरह है ना, जहां पर वहां पर आज भी स्टिल ब्रिटिशर्स ही उनको मैनेज करते हैं, ओन करते हैं, यानी उन्हीं का स्वामित्व है वहां पर। बाकी इंडिया में अगर आप देखोगे तो वो सारा का सारा ट्रांसफर हो चुका है, इंडिविजुअल के हाथ में आ गया है, ठीक है, ब्रिटिशर्स का कोई लेना देना नहीं है उनसे। चलो उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्या है भाई, एक्सटेंसिव कमर्शियल कल्टीवेशन। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं ना, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि एग्रीकल्चर के इतने पार्ट हैं अलग अलग, उसमें हम करेंगे वो, अभी हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो इस वीडियो में, थोड़ा सा लंबा हो सकता है।
एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ये क्या है भाई? एक्सटेंसिव कॉमर्शियल, एक्सटेंसिव यानी कि जहां पर हम कल्टीवेशन करते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट की पर्पज से, ठीक है। कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड के सेमी एरिड रीजन में ये प्रैक्टिस की जाती है। व्हीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप, यानी कि क्या है? गेहूं यहाँ की प्रिंसिपल क्रॉप है। थ्रो अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न्स, बार्ले, ओट्स एंड रे आर द आल्सो ग्रोन, यानी कि यहाँ पर कॉर्न, कॉर्न क्या होते हैं? मक्का, है ना। कॉर्न, इसको मेज, मक्का हम ऐसे बोलते हैं। बार्ले आपके जो वगैरह हो, ओट्स और रे, ये सब यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं इस रीजन में। द साइज ऑफ द फार्म आज वेरी लार्ज, देयरफॉर द एंटायर ऑपरेशंस ऑफ द कल्टीवेशंस फ्रॉम प्लंगिंग टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड, यानी कि मशीनों से ज्यादातर काम होता है यहाँ पर, क्योंकि लार्ज फार्म है, बड़े बड़े खेतों में छोटे मोटे लेबर वगैरह से काम नहीं होता, वहां पर मशीन्स की जरूरत होती है। हार्वेस्टिंग से लेकर के, बोने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का काम मशीनों से ही होता है वहां पर। तो ये ध्यान रखना एक्सटेंसिव कॉमर्शियल कल्टीवेशन में। देयर आर लो यील्ड पर एरिया या हेक्टेयर कह लो, बट हाई यील्ड पर पर्सन। अब ये चीज क्यों बोली जा रही है? देखो वहां पर हमने बोला था कि जो एरिया के अकॉर्डिंग तो पैदावार ज्यादा है, लेकिन पर लेबर जो है प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि लेबर ज्यादा यूज हो रही थी। एक खेत में एक आदमी काम कर रहा है तो उसके हिसाब से तो, आदमी के हिसाब से तो ज्यादा ही प्रोडक्शन होगा ना, और एक खेत में 10 आदमी काम करें तो वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई पर एरिया जो है ना वो प्रोडक्शन तो कम है, बट पर पर्सन प्रोडक्शन क्या है? ज्यादा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद फाउंड इन यूरेशिया, यूरेशिया के रीजन में फाइंड हुए थे, जो कि स्टेपीज बोलते हैं इनको। इन कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ये जो मैदानी भाग है ना जहां पर ये खेती होती है, उन मैदानी भागों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यूरेशिया में इनको स्टेपी के नाम से जानते हैं, कनाडा एंड अमेरिका में इनको प्रेरी के नाम से जानते हैं, और पंपास के नाम से पंपास अर्जेंटाइना में पंपास के नाम से जानते हैं। वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इनको वेल्ड्स के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि भाई प्रेरीज जो है वो कहाँ पर हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। इस चैप्टर से इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये चीजें वहां भी पूछी जाती हैं। और वो एक मैंने आपको बताया था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग नाम से जानी जाती है अलग अलग जगह, झूमिंग, लदान, मिल्पा, वो भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो वो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से याद कर लो, ठीक है। कहाँ प्रेरी बोला जाएगा, कहाँ इनको पंपास बोला जाएगा, कहाँ वेल्स बोला जाएगा, कहाँ डाउन बोला जाएगा, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको, न्यूजीलैंड में इनको कैनबरी बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट भाई, मिक्स्ड फार्मिंग। अब ये तो था आपका एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग, अब आ गया मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ होता है भाई? दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो रीजन जो हाईली डेवलप्ड है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउदर्न, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर, साउदर्न कॉन्टिनेंट्स में। तो यहाँ पर क्या की जाती है भाई? मिक्स फार्मिंग की जाती है। यूजुअली द क्रॉप्स एसोसिएटेड विद इट आर द व्हीट, व्हीट ग्रो की जाती है, बार्ले, ओट्स, रे, मेज, है ना, फूड एंड रूट क्रॉप्स वगैरह यहाँ पर ग्रो की जाती है। फूड क्रॉप्स कौन सी होती है भाई? जो एनिमल्स वगैरह को के फूड के लिए हम यूज करते हैं ना, उनको चराने खिलाने के लिए यूज करते हैं, तो ये फूड क्रॉप्स है। फूड क्रॉप्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर पशुपालन भी तो होता है ना, मिक्स फार्मिंग इसीलिए क्योंकि साथ में क्या होता है? पशुपालन होता है। तो पशुओं के लिए क्या चाहिए? उनके लिए हरे चारे वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो फूड क्रॉप होती है, जैसे आपकी जवार वगैरह है, ठीक है। तो वो सब भी यहाँ पर ग्रो की जाती है। मिक्स फार्मिंग आर मॉडर्न इन मॉडरेट इन साइज, मॉडरेट होते हैं यानी बहुत बड़े या बहुत छोटे नहीं होते। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। भाई क्रॉप रोटेशन यानी अलग अलग तरह की क्रॉप अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं। जैसे हम क्या क्या करते हैं भाई, अभी खरीफ में हमने धान बो दिए, फिर हम सरसों या फिर गेहूं बो रहे हैं, तो रोटेशन चलता है क्रॉप्स का, अलग अलग क्रॉप हम अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं। एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द सोइल फर्टिलिटी, यानी क्रॉप रोटेशन और जो इंटरक्रॉपिंग थी ना, वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में। The characteristics of the mixed farming are highly capital expenditure on farm machineries and buildings, क्योंकि पशुओं को रखने के लिए क्या चाहिए? बिल्डिंग भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
तो फार्म होने चाहिए, खेत होने चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का भी बहुत सारा यूज होगा क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज्यादा लेना है। एंड ग्रीन मैन्योर्स एंड ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्ट ऑफ द फार्मर्स, यानी एक्सपर्टीज भी चाहिए हमें जो अच्छे से काम को कर सके, पशुओं को भी अच्छे से रख सके अपने साथ, पशुपालन भी अच्छे से कर सके। देन उसके बाद डेयरी फार्मिंग में भाई, डेयरी इज द मोस्ट एडवांटेज एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल। अब ये मिल्च क्या है भाई, दुधारू पशु होते हैं ना, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, क्योंकि डेयरी में क्या रखे जाएंगे, जो दूध देंगे भाई, क्योंकि दूध ही तो निकाल के बेचेंगे। तो डेयरी फार्मिंग के अंदर मिल्च एनिमल होते हैं, ये सब ध्यान रखना, मिल्च यानी दुधारू। इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। एनिमल शेड्स होने चाहिए, स्टोरेज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के जो फूड फूड जो हम करेंगे वो स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो शेल्टर, स्टोरेज फॉर फूडर्स, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स, फीडिंग के लिए और मशीन चाहिए हमें, मिल्चिंग के लिए दूध निकालने के लिए भी मशीन चाहिए। एंड ये सब ऐड करते हैं कॉस्ट टू द डेयरी फार्मिंग। इसके कारण ये क्या हो जाती है, कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है। स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द लेड ऑन कैटल्स ब्रीडिंग, कैटल ब्रीडिंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि उच्च कोटि के पशु ही इनको चाहिए, तो अच्छे दूध दे सकें, तो वो पशु इनको चाहिए। तो ब्रीडिंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है, किस वैरायटी का ब्रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ केयर पे ध्यान देते हैं, तो जो वेटरनरी सर्विसेज है ना वो अच्छी खासी दी जाती है, यानी जो पशुओं को टाइम टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है ताकि वो अच्छे से दूध दे सके, ठीक है। इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव, तो लेबर का भी यूज होगा यहाँ पर, एज इट इज इन्वॉल्विंग द रिगोरियस केयर फॉर द फीडिंग एंड मिल्चिंग, यानी कि बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है पशुओं की भाई, क्योंकि उनसे दूध निकालना है, उनको क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, कब खिलाएं, कितना पानी पिलाएं, कितनी किस मात्रा में कौन सी दवाई या फिर जो फूड क्रॉप्स हैं वो हमें देनी है, तो वो सब चीजें इनको बड़ी तरीके से करनी होती है, तो इसलिए स्किल्ड लेबर होता है और काफी ज्यादा लेबर इसमें लगता है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर विच प्रोवाइड द नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, यानी ये कहां पर होगी, या अर्बन एरिया के आसपास होगी, या फैक्ट्री वगैरह है जो इंडस्ट्रियल एरिया वहां होगी, क्योंकि इसको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। मार्केट कहाँ, जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, जो पशु नहीं रखते, वो इनकी मार्केट होंगी, उनके कंज्यूमर होंगे, तो वो या तो शहर में होंगे या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर होंगे, ठीक है। देयर आर नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेटर और जो पास्टोरलिज्म है, यानी कि जो घास के मैदान है वो भी इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग दी स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। तो भाई क्या चाहिए इनको, ना तो कोई ऑफ सीजन नहीं होता, पहली बात। ऑफ सीजन क्यों? क्योंकि देखो मिल्क तो हम हर सीजन में, ये थोड़ी एग्रीकल्चर टाइम है और अब ये सीजन है, अब ये सीजन है, ये हमेशा चलता रहने वाला है। दूध तो हम गर्मियों में पीते हैं, सर्दियों में भी, हर जगह। डेयरी फार्मिंग एक का कोई ऑफ सीजन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है, रेफ्रिजरेटर है और जो फैसिलिटीज है ट्रांसपोर्ट की, जो काफी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, रेफ्रिजरेटर हो गया, ताकि दूर तक हम सामान को एक टेम्परेचर को मेंटेन करके हम चल सकते हैं, तो वो सब चीजें, इसके जो स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह है, वो इनको काफी वाइड रेंज तक इनको फैला दिया है। देर आर 3 मेन रीजन ऑफ कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग, 3 इंपॉर्टेंट रीजन है भाई, कौन से हैं? The largest in north western Europe, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का है। सेकेंड इज कनाडा एंड थर्ड बेल्ट इंक्लूडिंग दी साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का रीजन है ना वो, और उसके अलावा न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया का रीजन है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो ये 3 रीजन है भाई। पहला कौन सा? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप सबसे लार्जेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। सेकंड कनाडा एंड थर्ड बेल्ट जो है वो इंक्लूडिंग साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वगैरह, तस्मानिया वगैरह का रीजन इसमें आता है। तो ये 3 ध्यान रखना है आपको, कौन कौन से रीजन है। देन उसके बाद आता है भाई मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान रख लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या है भाई? एक्चुअल में मेडिटेरियन सी है ना, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में आपने देखा होगा एक सी है, मेडिटेरियन सी बोलते हैं, तो उसके चारों तरफ जो खेती बाड़ी होती है ना, उसको मेडिटेरियन एग्रीकल्चर बोलते हैं। देखो, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेडिटेरियन सी इन यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका।
तो यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका की दोनों साइड जहां पर जो मेडिटेरियन के चारों तरफ है उसमें ये प्रैक्टिस की जाती है। फ्रॉम ट्यूनीशिया टू अटलांटिक कोस्ट, साउदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अब सिर्फ ये नहीं, देखो अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी आ गया, तो ये पार्ट भी कवर होते हैं। तो जो सिमिलर कंडीशन में जो खेती बाड़ी की जाएगी ना, उस सबको हम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के नाम से जानेंगे। तो ये सारे रीजन है। अब ये इंपॉर्टेंट रीजन आप जब लिखोगे ना, तो इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर ये करके आप लिख दो, इन सब के नाम लिख दोगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है भाई, विटीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, और ग्रेप्स यानी कि जो ग्रेप्स की खेती की जाती है, कल्टिवेशन इज स्पेशलाइज्ड इन द मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। इंफीरियर ग्रेप्स आर मेड इनटू, जो इंफीरियर ग्रेप्स है ना, वो उनका क्या किया जाता है, रेजिन बनाया जाता है। एंड द ये स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, करंट्स, वाइल सुपीरियर ग्रेप्स आर प्रोसेड इनटू वाइन्स। और जो बढ़िया ग्रेप्स होते हैं ना, अच्छा किशमिश वगैरह जो बनती है ना, वो थोड़ी सी इंफीरियर जो ग्रेप्स होते हैं वो यूज होते हैं इसमें। और जो बढ़िया ग्रेप्स हैं, हाई क्वालिटी के ग्रेप्स हैं, वो वाइन बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। वाइन और शराब में डिफरेंस होता है, कभी आप सोचोगे यही होती है, वो नहीं। दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूस द ओलिव एंड फिग्स, यानी कि ये यहाँ पर सिर्फ ग्रेप्स ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ग्रो की जाती हैं। तो उनमें आपकी ओलिव्स एंड फिग्स भी हैं, आगे भी हम देखेंगे। इसमें देखो क्या है, मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर भी होता है यहाँ पर। मार्केट गार्डनिंग में क्या होता है भाई, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज द वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स solely फॉर दी अर्बन मार्केट्स, यानी जो केवल अर्बन मार्केट के लिए ग्रो की जाती है, जो अर्बन एरिया है उसके लिए वो ग्रो करते हैं। क्या भाई, आपकी क्या है, वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी वहां पर होती है। इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर लेबर भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। एंड ले एम्फेसाइज ऑन द यूज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई खेती बाड़ी के लिए वो चाहिए। HYV, यानी कि ये क्या होती है, HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो हाइब्रिड सीड्स हम बोल देते हैं जनरली, तो वो सीड्स यहाँ पर यूज होते हैं। फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं यहाँ पर, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, ग्रीन हाउसेज वगैरह को भी करके हम वेजिटेबल वगैरह ग्रो करते हैं। आर्टिफिशियल हीटिंग और कूलिंग रीजन भी डेवलप किए जाते हैं, ताकि हम हर सीजन में हर तरह की वेजिटेबल को ग्रो कर सकें। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। नॉर्थ वेस्ट के जो यूरोप है उसमें ये वेल डेवलप्ड है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मेडिटेरियन रीजन, और मेडिटेरियन रीजन जो कि आपका बताया हमने, वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है, ट्रक फार्मिंग, काफी इंटरेस्टिंग है, छोटे नंबर में पूछा जाता है कई बार। ट्रक फार्मिंग एक्चुअल में क्या होता है कि जो नॉर्थ अमेरिका वगैरह है या यूरोप में ना, बहुत तरीके से शहरों को डेवलप किया जाता है, बसाया जाता है। तो उसमें जो बीच में जो सेंटर होता है, बीच में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना, उसके चारों ओर फिर जो ऑफिसर्स वगैरह है उनके रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, फिर फॉरेस्ट्री वगैरह होती है, और फिर एग्रीकल्चर लैंड आता है। तो यहाँ से एग्रीकल्चर लैंड से जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उनको सेंटर तक पहुंचाने में पूरा, जैसे दिन भर जो इकट्ठा किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वेजिटेबल वगैरह है ना, फ्लावर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वगैरह, और उनको ट्रकों में भर दिया जाता है शाम को। और वो ट्रक शाम से चलना शुरू करते हैं और सुबह वो मार्केट में पहुंच जाते हैं, यानी कि जो शहर की मार्केट है, मार्केट अर्बन एरिया की मार्केट है, वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ओवरनाइट वो ट्रकों से जो डिस्टेंस कवर किया जाता है ना, इसलिए ही इनको ट्रक फार्मिंग बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रक फार्मिंग यानी ट्रक पैदा नहीं किए जाते यहाँ पर, ये सिर्फ इसीलिए इसको नाम दिया गया है ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ओवरनाइट ट्रक के द्वारा ये ट्रांसफर करके लाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। द रीजन वेयर द फार्मिंग स्पेशलाइज इन वेजिटेबल ओनली, द फार्मिंग इज नोन एज द ट्रक फार्मिंग। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्मिंग फ्रॉम द मार्केट इज governed by the distance at the truck can cover overnight, hence the name is truck farming। तो ये चीज आपको लिखनी है, सिर्फ इसीलिए इनका नाम पड़ा है ट्रक फार्मिंग। कि ये कनाडा वगैरह में, यूएसए में बहुत सारे इंडिया के लोग गए हुए हैं, खास करके पंजाबी लोग, वो ट्रक ही चलाते हैं वहां पर। आपने बहुत बार सुना भी होगा, अभी तो एक दो न्यूज भी आई थी, वो गलती से एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसको
45 ईयर की जेल हो गई इस पंजाबी लड़के को, एक को। तो वो क्या करते हैं, वो ट्रक ही चलाते हैं वहां पर। तो इसी तरह से वो बहुत सारी वेजिटेबल वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह ये सब ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। देन उसके बाद आगे चलते हैं भाई, फैक्ट्री फार्मिंग है। फैक्ट्री फार्मिंग क्या है, इट इज प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्रियल एरिया। जो इंडस्ट्री एरिया है यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का, वहां पर ये होती है। इट रिक्वायर हैवी कैपिटल, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। दिस टाइप ऑफ लाइव स्टॉक्स, पोल्ट्री, कैटल रियरिंग डन इन स्टॉल्स एंड पेन्स फीड ऑन द मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ्स एंड केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेन डिजीज। यानी कि ये वो एनिमल्स, पोल्ट्री वगैरह है, पोल्ट्री है, एनिमल्स वगैरह रखते हैं किसके लिए, जो फैक्ट्री के आसपास जो लोग रहते हैं, मार्केट है ना, जो अर्बन मार्केट है, उनके लिए। तो यहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है बहुत अच्छे से, किस पर भाई, जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनकी रियरिंग पे ध्यान दिया जाता है, स्टॉल्स फीडिंग होती है उनकी, पेन्स वगैरह फेड, जो भी चीज उनको खिलाई जाती है वो पूरी तरह से क्या होती है, वो ध्यान रखो। यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है क्या भाई, मैन्युफैक्चरिंग फीड स्टफ्स होता है। यानी कि वो जैसे पोल्ट्री वगैरह में आपने देखा होगा ना, जो मुर्गे वगैरह पालते हैं, तो वहां दाने कहाँ से आते हैं, वो फैक्ट्री से ही बन करके आते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है। और इनका सुपरविजन भी बहुत अच्छे से होता है, ताकि कोई डिजीज वगैरह ना हो। पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह में आपको ये चीज ध्यान देखने को मिलती है। उसके बाद एक शब्द है भाई, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है ग्रुप ऑफ फार्मर्स पुल देयर रिसोर्सेज, यानी कि वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, वो किसके लिए, फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। वो अपने सारे रिसोर्सेज को, एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। इट हेल्प इन प्रोसेसिंग इनपुट्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर रेट्स। वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो प्रोसेस करने में, स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, ताकि वो अच्छे से उनको उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सके और अच्छे प्राइस पर उसको सेल कर सके, ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैज बीन सक्सेसफुल इन मेनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। डेनमार्क सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रही है। तो डेनमार्क को आप जरूर ध्यान रखना। नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है, इटली है, एक्सेट्रा, ये कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है ज्यादातर। तो लोग कोऑपरेट करके एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज करके जो प्रोडक्शन करते हैं और उसको प्रोसेस करके बेचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। कहां पर है, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली एक्सेट्रा में ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कोऑपरेटिव फार्मिंग। देन उसके बाद आते हैं फिर कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या है, बहुत बार आप नाइन्थ में आपने सुना होगा, जो यूएसएसआर था, फॉर्मर यूएसएसआर, है ना, जो आज रशिया हम जिसको बोल लेते हैं, हालांकि रशिया से कुछ देश और अलग हो गए। तो वहां पर कलेक्टिव फार्मिंग होती थी। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब जहां पर किसानों के अपने कोई प्राइवेट खेत नहीं होते थे, यानी किसी के इंडिविजुअल खेत नहीं होते थे, कलेक्टिव होते थे, सब लोग मिल करके काम करते थे और उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको जो प्रोडक्शन है वो मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बोला जाता था भी कलखोज, एक वर्ड यूज किया जाता था, ये आपने पढ़ा भी होगा, कलखोज, ठीक है। कहां पर, फॉर्मर यूएसएसआर में कलेक्टिव फार्मिंग था, जब सोशलिज्म आया था वहां, समाजवाद, ठीक है। तो वो वहां पर इस तरह की एक्टिविटी की जाती थी। फार्मर्स पुल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक्स एंड लेबर एंड वॉज अलाउड टू रिटेन द स्मॉल पोर्शन फॉर देयर ओन यूज। और उनको अलाउ किया जाता था कि उस प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा जो उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, छोटी फैमिली है तो थोड़ा, ज्यादा फैमिली है तो ज्यादा, तो इसी के अकॉर्डिंग उनको वो रिसोर्सेज या वो प्रोडक्शन रिटेन करने की भी परमिशन होती थी, ठीक है। तो ये होता है कलेक्टिव फार्मिंग। देन उसके बाद, कलेक्टिव फार्मिंग के बाद आते हैं भाई माइनिंग। ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, है ना, लंबा चौड़ा चैप्टर था, हम लास्ट में पहुंच ही गए आखिर। ये क्या है भाई, जो माइनिंग, माइनिंग क्या होती है, जो हम डिफरेंट रिसोर्सेज को निकालते हैं, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम दी अर्थ सरफेस और बेंथ ऑफ दी सरफेस इज नोन एज माइनिंग। यानी कि हम जब सॉइल को हटा करके हम कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज को निकालते हैं, जैसे आयरन ओर है, मिका है ना, एल्यूमिनियम वगैरह है, उन सबको, तो उसको माइनिंग कहते हैं। द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगेन विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं हम। यानी कि माइनिंग एक्टिविटी ना ज्यादातर कब शुरू हुई, जब जब हमने क्या कर लिया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, क्योंकि ये सारे प्रोसेस मिनरल प्रोसेस कहाँ होते हैं, इंडस्ट्रीज में भी होते हैं। एंड इम्पोर्टेंस इज कंटिन्यूसली इंक्रीज, और धीरे धीरे इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, बढ़ती चली जा रही है।
क्योंकि इंडस्ट्रीज में इन सब को यूज किया जाता है, प्रोसेस करके अच्छे अच्छे रिसोर्स बनाए जाते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। तो उसके बाद से इसकी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। देन उसके बाद है भाई फैक्ट्री अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन से फैक्टर हैं जो माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? माइनिंग एक्टिविटी क्या होती है पता चल गया? अब फैक्टर देख लो। पहला है दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि क्या प्रॉफिट होगा। ऑपरेशंस डिपेंड ऑन टू मेन फैक्टर। तो जो फैक्टर है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करते हैं भाई। वो क्या है? फिजिकल फैक्टर इंक्लूडिंग द साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। किस फिजिकल फैक्टर है ये पहला? साइज क्या है उसका, यानी कितना अवेलेबल है, किस साइज में अवेलेबल है। ग्रेड क्या है, किस क्वालिटी का है वो। और मोड ऑफ अकरेंस कैसा है, किस तरह की रॉक्स वगैरह में वो डिपॉजिटेड है। ठीक है। फिर है सेकंड है फैक्टर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में सच एज द डिमांड, उसकी डिमांड कैसी है मार्केट में। ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या अवेलेबल है, उसका यूजेस क्या है। कैपिटल टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। एंड द लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उसकी लेबर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होगी। ये सब इकोनॉमिकल फैक्टर में आते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या, फिजिकल और इकोनॉमिकल, ध्यान रखना है इनका। देन उसके बाद आते हैं फिर हम मेथड ऑफ माइनिंग। ठीक है। ये मेथड ऑफ माइनिंग में क्या है भाई, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अकरेंस एंड द नेचर ऑफ ओर, माइनिंग इज टू टाइप, यानी कि दो तरह की माइनिंग होती है भाई। ठीक है। मेथड में आपकी माइनिंग है वो दो तरह के मेथड होते हैं। पहला क्या है, सरफेस माइनिंग मेथड। सरफेस माइनिंग में क्या होता है, इट इज द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स क्लोज टू द सरफेस, ओवरहेड कॉस्ट इज लो। यानी कि जो क्लोज टू सरफेस है तो वहां पर हम सॉइल को हटा करके, थोड़ा बहुत ऊपर जो लेयर है सॉइल की उसको हटा करके हम माइन कर लेते हैं और वगैरह को, जो जो भी आयरन और या कुछ भी मिनरल्स वहां पर अवेलेबल है उनको। ये इजीएस्ट है और चीपेस्ट है, सस्ती है और आसान भी है। उसके बाद सेकंड है भाई अंडरग्राउंड माइनिंग। इट इज यूज्ड व्हेन वन लाइट डिपेंड ऑन डीप ब्लो, सॉरी जब और जो है ना, ये और है भाई, व्हेन और ओ आर ई, और लाइज डीप ब्लो इन द सरफेस, यानी बहुत गहराई में जो वो चीजें होती हैं तो हमें क्या करता है, अंडरग्राउंड माइनिंग करना पड़ता है। फिर हम ऊपर की सारी सॉइल नहीं हटाते, हम एक होल करते हैं नीचे तक, एक सॉफ्ट जिसको बोलते हैं वो डेवलप करते हैं। वहां पर हम क्या लगाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह, लिफ्टिंग कैपेसिटी लगाते हैं ताकि हम उसको लिफ्ट करके ऊपर ले आए और फिर हम माइन करते हैं। तो इट रिक्वायर्ड लिफ्ट्स, ड्रिल्स। ठीक है। यानी लिफ्ट होनी चाहिए, ड्रिल करके हम जाते हैं उसमें, और फिर कुछ व्हीकल्स होने चाहिए, जो बड़े बड़े व्हीकल्स जो उसको बाहर निकाल के ले जाएं, है ना। वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि जो अंदर लोग जाएंगे उनको फ्रेश एयर भी मिलती रहे, वेंटिलेशन होता रहे। और सेफ्टी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होती है, ये जो ऊपर वाली जो छत होती है ना, वो जो अंडरग्राउंड कोलैप्स कर जाती है, नीचे गिर जाती है, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही एक हेजार्डियस मेथड है, कुछ भी घटना हो सकती है, नीचे पानी भर सकता है, या फिर गैस वगैरह कोई पॉइजनस गैस इकट्ठी हो जाए जिसकी वजह से वहां पर जो लोग हैं उनकी सांस के थ्रू वो अंदर चली जाएगी और वो डेथ हो जाएगी। दिस मेथड इज रिस्की, ये मेथड क्या है, रिस्की, अभी मैंने बताया हेजार्डियस है। ठीक है। पॉइजनस गैसेस, फायर, फ्लड में अकर, यानी कि क्या हो सकता है, पॉइजनस गैसेस फैल सकती है नीचे, फायर आग लग सकती है, और फ्लड वगैरह आ सकता है, यानी नीचे कोई अगर वाटर रिसोर्स है आसपास तो वहां से पानी भी आ सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती है। डेवलपमेंट इकोनॉमीज आर रेडिएटिंग फ्रॉम माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड refining stage of production due to higher labor cost, while the developing countries with large labor force and striving for high standard of living are becoming more important। भाई जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पर माइनिंग वगैरह इतनी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लेबर बहुत महंगा है। तो वो अब ये सारी एक्टिविटी शिफ्ट हो चुकी है कहां पर, डेवलपिंग कंट्री की तरफ, क्योंकि वहां पर उनको अपने रिसोर्सेज को निकाल करके वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, बेचते हैं और उससे वो पैसा भी कमाते हैं और अपनी जो डेवलपमेंट है उनमें भी वो यूटिलाइज करते हैं। तो ये था भाई काफी बड़ा एक लेंथी चैप्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इंटरेस्टिंग बहुत है, इजी है, एक बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर से एक नया चैप्टर लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।